नमस्कार। आशा करते हैं कि आप सभी साथियों के धनतेरस और दीपावली सकुशल हर्षोल्लास उमंग के साथ संपन्न हुई होगी। आने वाले समय में गोवर्धन पूजा की तैयारी अब जोर शोर से की जाएगी। साथियों, हमारा ये सनातन धर्म का सांस्कृतिक संस्कारपूर्ण महापर्व जो रिश्तों की बुनियाद को एक सूत्र में पिरोने का काम करते हैं और समाज को भी सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहने को प्रेरित करते हैं और सभी के व्यापार के भी संभावनाओं को खोले रखते हैं। कुछ ऐसा ही हमारा सनातन धर्म का ये सभी महापर्व है। साथियों, सहारा ग्रुप जिसका कई कंपनियों का केस देश की विभिन्न अदालतों में लगातार काफी दिनों से चला रहा है, जिसमें प्रमुख दो केस हैं। एक तो सेबी सहारा केस और दूसरा पिनाक पानी मोहंती केस। आने वाले समय में 17 नवंबर को सेबी सहारा केस की सुनवाई सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच चुकी है और ऐसा इसलिए भी कि वर्तमान के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस BR गवई जी 21 नवंबर को रिटायर्ड हो रहे हैं और संभवतः होने वाले CJI अब जस्टिस सूर्यकांत जी हो सकते हैं। तो क्या उम्मीद करें कि जैसा जस्टिस BR गवई जी की तरफ से कहा गया कि वो जाते जाते कुछ ऐसा फैसला दे करके जाएंगे जो एक नया आयाम स्थापित करेगा। और वो उन्होंने ऐसा किस समय कहा? अप्रैल महीने में एक जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस महादेवन की पीठ ने जो तमिलनाडु के केस को लेकर के राज्यपाल और राष्ट्रपति के परिप्रेक्ष्य में उदाहरण देते हुए, जिसमें कि पाकिस्तान और अमेरिका के संविधान की व्याख्या की गई थी, उसके बाद लगभग 415 पेज का एक आदेश जजमेंट जारी किया गया था। फिर उसके बाद देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की तरफ से 14 सवाल किए गए थे, सुप्रीम कोर्ट से उसके रेफरेंस मांगे गए थे। और हाल ही में अभिषेक मनु सिंघवी जी तमिलनाडु के एक बिल को लेकर के फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। तो ऐसे वातावरण में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ये कहना कि वो रिटायर्ड होने के पहले राष्ट्रपति जी के 14 सवालों के रेफरेंस के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो जजमेंट देंगे वो रिटायर्ड होने के पहले दे के जाएंगे और एक नया आयाम स्थापित करेंगे। तो क्या कुछ ऐसा देश की आधी लगभग आबादी के साथ जो घटनाक्रम चल रहा है सहारा ग्रुप के निवेशकों के लिए, कुछ ऐसा जजमेंट वो दे के जाएंगे कि वो भी सहारा के निवेशकों और कर्मचारियों के लिए एक नया आयाम स्थापित होगा? उम्मीद तो यही कर रहे हैं कि कुछ ऐसे लिख करके वो जाएं कि एक बड़ा रास्ता खुल जाए सभी के भुगतान के लिए, सभी के सैलरी के लिए, उनकी हक के ग्रेच्युटी के लिए, प्रोविडेंट फंड के लिए। फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर की स्थिति है, कर्मचारियों के लिए तो रास्ता खुलता नजर आया है, लेकिन निवेशकों की बात को रखने का अभी कोई भी दूर दूर तक जरिया नहीं दिख रहा है। जो IA लिस्टिंग किए गए हैं तो उस दिन भी निवेशकों का हित किस तरह से होगा ये सुप्रीम कोर्ट के समक्ष नहीं रखा जा सकता। ऐसी जानकारी निकल करके आ रही है कि सरकार सहारा के वैध निवेशकों का डाटा लगातार कलेक्शन करने में लगी है कि सहारा ग्रुप के वास्तविक जमाकर्ताओं का पैसा है कितना देना है सहारा को अपने निवेशकों को। तो जिन 4 सोसाइटियों का निवेशकों के आवेदन को देखते हुए 5 करोड़ 43 लाख का डाटा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा गया था, जो 12 सितंबर के जजमेंट में दिखा भी, और उसमें से लगभग उस जजमेंट तक 26,25,090 सिर्फ आवेदक जेन्युइन पाए गए थे। तो क्या इस तरह से आंकड़ा निकालना उचित होगा? खैर, सब मिला करके सरकार के सामने 5 करोड़ 43 लाख तक का निवेशकों का डाटा इन 4 सोसाइटियों का पहुंच चुका है। अब ये अलग मैटर है कि वो जेन्युइन है कि वो फॉल्स है, ये तो तय सहारा को करना है और वो तय होगा सहारा के ऑफिसों से। लेकिन जो अब मैं कहने जा रहा हूं, क्या ऐसा अगर हो जाए, वैध अवैध निवेशक की बात यहां पर थोड़ा सा दूर कर दीजिए आप। क्या CRCS पोर्टल में ही वेब पेज को ज्वाइंट करके अगर डाटा इकट्ठा करना ही है, जैसा जानकारी में आ रहा है कि सरकार प्रयास कर रही है कि आखिरकार सहारा की देनदारी है कितनी, लेकिन जो एक लावारिस हो चले हैं निवेशक, सहारा ग्रुप की तमाम कंपनियों के बांड जो रखे हैं, कार्यालय लगभग बंद हैं, कहीं भी उन बांड को दिखा करके पैसे के लिए क्लेम नहीं किया जा सकता। ऐसे लोगों के लिए कम से कम एक जगह सहारा ग्रुप के सारे कंपनियों के बांड को इकट्ठा करने का माध्यम CRCS पोर्टल पर वेब पेज को
ऐड करके दिया जाए, जिसमें कि पहले की सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन कंपनी की कुछ बांड अगर किसी के पास है वो अपलोड कर सके, सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की अगर किसी के पास बांड है वो भी कर ले, सहारा इंडिया रियल एस्टेट की हो, सहारा इंडिया हाउसिंग इन्वेस्टमेंट की किसी के पास बांड है वो भी उस पर अपलोड कर सके, ग्लोबल गोल्डन का किसी के पास बांड है वो भी अपना डाटा सरकार के पास भेज सके, क्यूसॉप का अलग अलग प्लान में जिनका बांड है उन क्यूसॉप के भी निवेशकों का डाटा वो सरकार के पास अपना भेज सके, हेल्थोरियम कॉइन का डाटा सरकार के पास अपना भेज सके, MIS के जितने भी प्लान लिए हुए बैठे हैं करोड़ों निवेशक उनका भी सरकार डाटा अपने पास कलेक्शन करके ले ले। कई राज्यों में अलग अलग प्लान थे, ई स्कूट रेंटल है, जो प्लान सहारा ग्रुप ने चलाए हैं जिनका नाम मैं मिस भी कर रहा हूं उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक बाय डिफॉल्ट ऐसा वेब पेज पोर्टल ऐड किया जाए CRCS पोर्टल के साथ में जहां पर कोई लिमिटेशन नहीं हो कंपनी का। सहारा ग्रुप के सभी कंपनी के सभी प्लान का बांड वहां डाटा कलेक्शन के स्वरूप में सरकार इकट्ठा करे, उसमें किसी भी प्रकार का ना कंपनी के नेम में कोई रोक हो, ना प्लान का कोई रोक हो और ना ही कोई अमाउंट का उसमें रोक हो। सहारा ग्रुप की सभी कंपनियों के सभी प्लान के किसी भी अमाउंट के निवेशकर्ता का डाटा उस पर लिया जाए ताकि एक्चुअल सहारा ग्रुप के निवेशकों की लायबिलिटी को सरकार जान सके कि हाँ एक्चुअल ये लायबिलिटी सहारा की है। देश भर के निवेशकों का 4 सोसाइटियों का डाटा सिर्फ इतना पहुंचा है। अगर हमारे सब्सक्राइबर बंधुओं को ऐसा लगता है कि मेरी ये बात सही है तो आप सपोर्ट करें, क्योंकि आपका सपोर्ट मेरे प्रयासों को और मजबूती प्रदान करेगा। और जो सहारा के लिए अभी भी अथक प्रयास कर रहे हैं वो करें, लेकिन उनका रास्ता थोड़ा अलग है। जो अब भी निवेशकों के ऊपर, कर्मचारियों के ऊपर जो लगातार इल्जाम लगाते आए हैं कि वो आंदोलनकारी हैं, चंदाखोर हैं, जबकि उनके बीच में ही अब से कुछ वर्ष पहले वो एक बड़े बिजनेस देने वाले थे सहारा को, आज वो लाचार हैं, बेबस हैं, इसलिए वो सड़कों का और आंदोलन का, स्वयं से कोर्ट में पहुंचने का रास्ता अख्तियार किए हैं, वो मजबूर हैं। तो ऐसे सहारा के लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए कमेंट बॉक्स में आप लगातार उनसे सवाल पर सवाल करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।